सो डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन हमारा टॉपिक चल ही रहा है। लास्ट वीडियो में आपने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस हमने कर लिया था। अब फोर्थ एप्लीकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। देखिए, एल्कोक्साइड मीन्स मिथॉक्साइड, इथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देखिए, ये है मिथॉक्साइड। दिस इज कॉल्ड मिथॉक्साइड। अगर हम इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है इथोक्साइड आयन, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, और इसी प्रकार से ये बन जाएगा अब एक आइसोप्रोपोक्साइड आयन, और दिस इज फाइनली टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। देखो, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर एक एटम पर चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, भयंकर रूप से बढ़ता ही जा रहा है अगर चार्ज, तो समझ लीजिए वो विनाश की तरफ जा रहा है, वो रिएक्टिव होता जा रहा है बहुत ज्यादा। और अगर वही चार्ज हम फैला दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देना है, चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, उसको डिस्पर्स कर देना है, उसको डीलोकलाइज्ड कर देना है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मिथाइल हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट करता है। इथाइल का जो प्लस आई है वो मिथाइल से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बेटर होता है, प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और आइसोप्रोपाइल में जो प्लस आई का मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं, यहाँ 2 मिथाइल दिख रहे हैं मुझे, तो आइसोप्रोपाइल का प्लस आई इथाइल से तो ज्यादा है। और टर्शरी ब्यूटाइल तो पितामह भीष्म है, ये तो साक्षात। यहाँ पर 3-3 मिथाइल ग्रुप आपको सेकंड पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई का मैग्नीट्यूड अगर कहीं है तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में है, यानी यहां पर होगा मोस्ट इंटेंस नेगेटिव चार्ज। मोस्ट इंटेंस नेगेटिव चार्ज, यानी यहां पर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, या आप ये कह लीजिए उसमें 3-3 मिथाइल लगे हैं। तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके यहां पर चार्ज को इंटेंसिफाई कर देंगे। इसकी वजह से जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो लेस स्टेबल होता है। तो अगर हम क्योंकि बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो एल्काइल ग्रुप बढ़ना या इवन एल्काइल ग्रुप का साइज भी बढ़ना, आप समझ लीजिए कि एल्कोक्साइड आयन को डीस्टेबलाइज करता चला जाएगा। लेसर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी, यही हमारा पुराना नारा है, और हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर 5, उसमें मैं एप्लीकेशन नंबर 4 को ही यूज करूंगा, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल भी डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक भी डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड को भी डिस्कस करेंगे। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल हो दुनिया का, वो चाहे अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, फिनोल हो, या बेंजोइक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर ही एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हाई होगी। और स्टेबिलिटी का सीधा सा फंडा ये है, लेसर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए देखो, एक पहले हम बात कर लेते हैं जनरल बात। देखो, अल्कोहल है, अल्कोहल ने अपना एच आयन लूज किया और कॉन्जुगेट बेस बना दिया एल्कोक्साइड आयन, और एक्वस सॉल्यूशन में इसने
एच आयन रिलीज कर डाले। चलो हमने मान लिया कि अल्कोहल ने एच आयन रिलीज कर दिया, एल्कोक्साइड आयन एज ए कॉन्जुगेट बेस बना डाला। देखो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा ये हमेशा डिपेंड करेगा कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम तो उसी तरफ भाग जाएगा। यहाँ नॉन पोलर है, यहाँ पोलर है, पोलर हमेशा लेस स्टेबल होता है, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ चार्ज है। कोई बात नहीं, नाराज नहीं होते बच्चे। देखिए ये हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं तो दिस इज इथॉक्साइड आयन, ये मैंने बनाया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपोक्साइड, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन। चलिए अब मैं इन तीनों की बात करूं, देखो कार्बन का कोई भी एसिड हो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है, एक वीक एसिड माना जाता है। वीक एसिड मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी 2%, 3%, 4%, बस 5-10%, बहुत ज्यादा नहीं होते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं सॉल्यूशन में, बहुत ही कम सॉल्यूशन में, बहुत ही कम डिसोशिएटेड फॉर्म में होने से बहुत ही कम एल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब मुझे बात करनी है इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा चार्ज होगा तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल है तो भाई इक्विलिब्रियम इसको नहीं बनाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम इसको नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होती है कि इट ऑलवेज फेवर द स्टेबिलिटी साइड। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ भागता है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाता है। अब इन तीनों में ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, इन तीनों में ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, और इन तीनों में तीनों कॉन्जुगेट बेस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल अल्कोक्साइड। तो जो स्टेबल होता है डियर स्टूडेंट वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, यानी कि इन तीनों में ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ये बनेगा तब जब ये डिसोशिएट होगा। अल्कोहल डिसोशिएट होने का मतलब है एच आयन देना, और एच आयन देने का मतलब ही होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस कब ज्यादा एसिडिक होगा, जब वो सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा एच आयन डिसोशिएट करके भर देगा। सॉल्यूशन को अगर एच आयन से भर दिया जाता है तो वो सॉल्यूशन बहुत ही गंभीर रूप से एसिडिक होगा। अब इन तीनों में ये सबसे ज्यादा डिसोशिएट होगा, सबसे ज्यादा एल्कोक्साइड बनेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये सबसे ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है या इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज्यादा है तो इट शुड बी मोस्ट एसिडिक। देखो सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। चलो ठीक है, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस हायर विद एसिडिक स्ट्रेंथ, और कंजुगेट बेस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उस चार्ज को अगर हम जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और कंजुगेट बेस को स्टेबल करने के लिए हमें चाहिए माइनस आई ग्रुप, तो जितने ज्यादा आप माइनस आई ग्रुप लगाओगे नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस का कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने प्लस आई ग्रुप लगा दिए तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कॉन्जुगेट बेस रिएक्टिव हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज होता चला जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएगी। तो यहां पर दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल? बिकॉज OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज प्राइमरी कार्बन। यहां पर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, और यहां पर हमारा अल्कोहल टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड है। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मींस प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। एक बार और रिपीट करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो टर्शियरी अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होगा। प्राइमरी अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस में आपको एक एल्काइल दिखाई देगा या छोटा एल्काइल दिखाई देगा, टर्शियरी अल्कोहल में आपको बड़ा एल्काइल दिखाई देगा या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप भी ज्यादा दिखाई देंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ एक मिथाइल मुझे दिख रहा है, यहाँ 2 मिथाइल, यहाँ 3 मिथाइल,
और मिथाइल ग्रुप तो बचपन से ही इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, प्लस आई करते हैं मिथाइल। तो जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लेस एसिडिक होता चला जाएगा। और सीधी सी बात ये भी होती है, जितने कम कार्बन होंगे ना मॉलिक्यूल में, उतना वो ज्यादा एसिडिक। मतलब मिथनॉल ज्यादा एसिडिक। अगर मैं एक ही होमोलोगस सीरीज की बात करूं, तो मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जा रहा है होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। अच्छा, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लिए जाते हैं। देखिए, this is dichloroethanol and this is chloroethanol. Which one is more acidic? Simple question. कि dichloroethanol and chloroethanol, which one is more acidic? So you have to consider always the stability of conjugate base. Larger the stability of conjugate base, larger be the acidic strength. Whatever be the substance, it may be alcohol, it may be aldehyde or ketone, it may be carboxylic acid or any other molecule. You have to consider always the stability of conjugate base. देखिए, मैं एक बार conjugate base बना देता हूं इसके, फिर हमें बार बार बनाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। This is dichloroethoxide and this is chloroethoxide. देखिए, जो पार्ट कॉमन है हम उसको छोड़ देते हैं, जो अनकॉमन है हम उसे पकड़ लेते हैं। क्लोरो ग्रुप क्या करता है? माइनस आई करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा खींचेगा खींचेगा, यहां से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएंगे, धीरे धीरे चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो दो दो क्लोरो ग्रुप लगे हैं, दोनों अपना अपना माइनस आई करेंगे और ज्यादा खींचेंगे, चार्ज कम, लेसर चार्ज हायर द स्टेबिलिटी। और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है वही सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो एक काम कर लेते हैं, इधर देख लो, नाइट्रो इथेनॉल, साइनो इथेनॉल। चलिए, कौन ज्यादा एसिडिक है? देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं डीएनपी। इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिस्टेंस नंबर पावर। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए पोजीशन ओरिएंटेड इफेक्ट। पोजीशन पे ज्यादा डिपेंड करता है, जितना पास उतना खास, जितना दूर उतना मजबूर। तो जितना इंडक्टिव इफेक्ट में पोजीशन का रोल आएगा ना, उतना और किसी का नहीं आएगा। डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर। देखो, यहां पर डिस्टेंस भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है और नंबर भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? पावर की बात करेंगे। इन दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा पावरफुल है? तो नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है। कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो सिंपल, सो इजी। देखो, दिस इज डाइक्लोरोप्रोपेनॉल, डाइक्लोरोप्रोपेनॉल, एंड दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेनॉल। अब देखिए, यहां पर तो 2 बार माइनस आई होगा, लेकिन यहां पर एक बार ही माइनस आई होगा। कौन ज्यादा एसिडिक? रूल कहता है डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर। प्रायोरिटी पहले किसकी होगी? डिस्टेंस की। बेशक यहां पर नंबर ज्यादा है, लेकिन दूर है, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर है, जबकि यहां पर 2 कार्बन पर है। पहली प्रायोरिटी डिस्टेंस की। शेर शेर होता है, 4 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते, तो नंबर से कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस, डीएनपी। तो यार, यहां पर डिस्टेंस की हम प्रायोरिटी ज्यादा लेंगे, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वीक होगा, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। राइट? अच्छा जी, ऐसा कर लेते हैं। अगर मैंने लिया क्लोरोप्रोपेनॉल और ये लिया मैंने क्लोरोप्रोपेनॉल और ये लिया मैंने आइडोप्रोपेनॉल, अब बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, आइडोप्रोपेनॉल थोड़ा सा छुप गया है, ऐसा करते हैं, इसको हटाकर थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल कहता है डिस्टेंस। देखो, ये बहुत दूर है 1 2 3, ये थोड़ा पास, ये और पास, जितना पास उतना खास।
देखो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई यहां होगा, उससे वीक थोड़ा इधर, ये सबसे वीक। देखने में आपको लगेगा कि फ्लोरो का माइनस आई सबसे ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस की वजह से वो सबसे दूर हो चुका है, सबसे वीक यही होगा। तो यहां सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है दैट विल बी मोर एसिडिक, दैट विल बी मोर एसिडिक। अच्छा जी, तो ये बताइए, हम अल्कोहल को ज्यादा एसिडिक माने या हम पानी को ज्यादा एसिडिक माने? कौन ज्यादा अल्कोहल है? केमिस्ट्री की दुनिया में या केमिस्ट्री की नजरों में पानी ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? अब कहते हैं यार पानी न्यूट्रल है, लेकिन अल्कोहल को हम क्या कहें? अल्कोहल एसिड भी है, लेकिन एसिड की भी जब हम डेफिनेशन, कई प्रकार की डेफिनेशन पढ़ने लग जाते हैं तो पता चलता है कि अल्कोहल आरेनियस एसिड भी है, अल्कोहल लुईस बेस भी है, ये दोनों काम कर रहा है, तो ये तो एम्फोटेरिक हो गया। खैर, लेकिन चलिए, कंपैरिजन हमेशा एक जैसे लेवल में हम करते हैं। दिस इज इथॉक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड। यहां पर इथाइल क्या करता है? प्लस आई करता है। यहां पर प्लस आई का कोई ऐसा ग्रुप है नहीं, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहां पर तो एक बहुत विकराल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई करके चार्ज को बढ़ाएगा। कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज बढ़ने का मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो आज से हम ये ध्यान रखेंगे कि पानी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट? तो ये तो बात हमने कर ली अल्कोहल की, ठीक है। और अभी मैं जो भी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं वो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट की रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। अभी मैंने कहीं पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइपर कॉन्जुगेशन को इंक्लूड नहीं किया है, कहीं पर भी रेजोनेंस को इंक्लूड नहीं किया है, अब और एरोमेटिसिटी को भी इंक्लूड नहीं किया है। अभी हम जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर ही बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, मॉलिक्यूल कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए उसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दो। नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो माइनस आई ग्रुप लगा दो या प्लस आई ग्रुप कम कर दो, प्लस आई ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे अल्कोहल का एक जनरल कॉन्जुगेट बेस था एल्कोक्साइड, इसी प्रकार से दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्जुगेट बेस। देखो यहां तो रेजोनेंस है, फिलहाल अभी मैं रेजोनेंस के बिहाफ पे तो बात कर ही नहीं रहा हूं, हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर्मिक एसिड, this is called formic acid, this is ethanoic acid, oh no, this is wrong, ethanoic acid, right? So we have to consider which one is more acidic. तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू कंसीडर ओनली द स्टेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसिस। जो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है अल्टीमेटली हमें तो उसी को देखना है। अब यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन, और यहां पर कॉन्जुगेट बेस आएगा एसीटेट आयन। जो पार्ट कॉमन है उसको तो छोड़ दो, अनकॉमन को आप पकड़ लीजिए। यहां पर अनकॉमन हो गया मिथाइल, जो कि प्लस आई करेगा, प्लस आई का मतलब चार्ज बढ़ाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल लेस एसिडिक। और वैसे भी जितने कम कार्बन होंगे ना होमोलोगस सीरीज में वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। सिंपल सा फंडा तो ये होता है, क्योंकि ज्यादा प्लस आई करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, अब अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एंड दिस इज कॉल्ड बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक, बीटा, and this is called gamma, this is called gamma chloro। देखो इंडक्टिव इफेक्ट डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस को देखो पहले सबसे, यहां डिस्टेंस पास है, यहां दूर है, यहां और दूर है। जितना दूर उतना मजबूर, जितना पास उतना खास। तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई करेगा, कॉन्जुगेट बेस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको मिनिमाइज करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये और कम करेगा।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से डाउन होती चली जा रही है, ठीक है। और ये देखो ट्राइक्लोरोइथेनॉइक, दिस इज डाइक्लोरोइथेनॉइक, दिस इज मोनोक्लोरोइथेनॉइक। देखो यहां पर डिस्टेंस भी सेम है, पावर भी सेम लग रही है, लेकिन नंबर इज डिफरेंट। यहां एक बार माइनस आई है, यहां दो बार माइनस आई है, यहां तीन बार माइनस आई है। तो कॉन्जुगेट बेस यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल का मतलब है कि इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ट्राइक्लोरोइथेनोएट आयन यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, ये बहुत ज्यादा टूटने लगेगा। जितना ज्यादा एसिड डिसोशिएट होता है उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होता है, क्योंकि टूटने से वो एचान देता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम चलिए बात कर लेते हैं कि मिथनोइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात करें, कौन ज्यादा एसिडिक है, तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो ये होगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा। यहां पर ये ग्रुप माइनस आई करेगा, यहां कौन है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन से ले लेगा ये, लेकिन यहां माइनस आई इफेक्ट बहुत जबरदस्त होगा, चार्ज कम होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब यहां पर हम बात करें अगर ऑक्सैलिक की मेलोनिक के साथ, तो अब क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। देखो यहां पर तो मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, यहां पर मैं अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, आप देखिए कि अब ये जो ग्रुप है ना माइनस आई वाला, ये दूर हो चुका है, 1 2 दूर हो गया है, इस ग्रुप से दूर हो गया है। और डिस्टेंस कितना मायने रखता है अब तक आप ये समझ चुके हैं। इंडक्टिव की दुनिया में जो कुछ है वो डिस्टेंस है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो ये वीक एसिड हो गया है, मेलोनिक इज वीकर देन ऑक्सैलिक, वीकर देन ऑक्सैलिक। तो ये बात हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कर डाली। अब लगे हाथों हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में अभी यहां पर एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे, एंड इसमें एक हम नारा याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। इसको समझते हैं जरा कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका क्या मतलब है। देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए दिस इज एसिटल्डिहाइड। अब इसके पास इसने एच आयन लूज कर देना है, और एच आयन लूज करने के बाद क्या बनेगा, अपना कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अगर इसने एच आयन लूज किया, देखो जब भी कोई पॉजिटिव लूज करता है नेगेटिव बढ़ता है। इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया, चला गया हाइड्रोजन, चला गया तो यहां नेगेटिव आ गया। दिस इज कॉल्ड कार्बो एनायन, ये कार्बो एनायन है। अच्छा ये वाला हाइड्रोजन अगर लूज कर दे तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए क्योंकि रेजोनेंस तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, यहां रेजोनेंस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहां रेजोनेंस नहीं है तो ये अनस्टेबल है। अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि रेजोनेंस क्या है, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी कहानी चलेगी। रेजोनेंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे तो उसकी, लेकिन यहां पर थोड़ा जरूरी था तो मैंने यूज कर लिया। तो यहां पर डबल सिंगल नेगेटिव, जहां पर आपको डबल सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर अनपेयर्ड इस तरह का सिस्टम नजर आते हैं, समझ लीजिए वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, यानी चार्ज फैल जाएगा। और चार्ज जब फैलता है तो एक एटम पर वो कम होता चला जाता है। जब भी चार्ज फैलेगा एक एटम पर कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है एल्डिहाइड में, कीटोन में और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल में। चलिए ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा दैट मॉलिक्यूल विल बी मोर एसिडिक। तो यहां पर मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बो एनायन इज द कॉन्जुगेट बेस, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, तो डेफिनेटली एच आयन लूज कर सकता है। चलिए अगर लूज करता है तो हम आगे बात कर लेते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, दिस इज एसिटल्डिहाइड
एंड दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। देखो आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, कॉन्जुगेट बेस बनाइए। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और यहां पर ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब ये अपना एच आयन लूज कर देगा तो ये बनेगा, लेकिन यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, प्लस आई करेगा। बाकी देखो जो पार्ट कॉमन होता है हम उसको कंसीडर नहीं करते, यहाँ एल्डिहाइडिक पार्ट दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल है वो तो प्लस आई कर रहा है ना, प्लस आई का मतलब है डोनेट करना, चार्ज बढ़ाना। चार्ज बढ़ाना मतलब कॉन्जुगेट बेस को रिएक्टिव करना, और कॉन्जुगेट बेस अगर लेस स्टेबल है तो मॉलिक्यूल लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अच्छा जी, चलिए जी, तो बात कर लेते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया। तो मैं चलो यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 कर देता हूं। देखो अल्फा 1 पे भी हाइड्रोजन है, वो अल्फा 1 हाइड्रोजन देगा। अगर अल्फा 1 ने अपना हाइड्रोजन दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस बना। अल्फा 2 ने अगर हाइड्रोजन दिया तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। अब कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, देखो डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस इधर भी है, रेजोनेंस तो इधर भी है, उस पार्ट को हटा दो। देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई करेगा, और बिल्कुल पास में लगा हुआ है, चार्ज को बढ़ा देगा, रिएक्टिव कर देगा। लेकिन यहां मिथाइल थोड़ा दूर है, और डिस्टेंस मायने रखता ही है इंडक्टिव की दुनिया में। इंडक्टिव की दुनिया में डिस्टेंस का बोलबाला होता है। यहां पर जो प्लस आई होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो अल्फा 2 शुड बी मोर एसिडिक हाइड्रोजन देन अल्फा 1। अल्फा 2 इज मोर एसिडिक देन अल्फा 1। ओके, अगर मैं इसी तरह का कंपैरिजन मान लीजिए इस मॉलिक्यूल में करता हूं, देखो इसमें मेरे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के अड़ोस और पड़ोस में जो भी कार्बन होते हैं वो अल्फा। तो इसके लिए दोनों अल्फा, इसके लिए ये दोनों अल्फा। चलिए अल्फा 1 एंड अल्फा 3 बोथ आर सेम। अब क्या होता है, हमें देखना है कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मान लीजिए मैं अल्फा 1 से हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, अल्फा 1 से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। अल्फा 1 और अल्फा 3 दोनों सेम है, तो एक ही कैटेगरी में मैं इनको रख लेता हूं। अल्फा 2 से अगर हाइड्रोजन गया तो मैं ये कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूं। देखिए मैं फिर से यहां पर थोड़ा सा रेजोनेंस यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर ये डबल सिंगल नेगेटिव, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस का मतलब ज्यादा चार्ज फैल जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन बहुत ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्फा 1, अल्फा 3। अल्फा 2 हमारा अल्फा 1 और अल्फा 3 के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब कोई भी ग्रुप कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे इलैबोरेट करूं। चलिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, यही ले लिया मैंने। ओ नो, ओ नो 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 नो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, ओके। एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, यहाँ पे बेंजीन लगा दिया, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर और ले लिया जो बेंजीन लगा। बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। अब देखिए होगा क्या, जब आप यहां से एच आयन को हटाएंगे, यहां से एच आयन हट जाता है तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। यहां पर जब इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक। और इसी प्रकार से यहां पर ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारा। अब हमें देखना है चार्ज सबसे कम कहां हो सकता है।
देखिए ये मिथाइल प्लस आई और प्लस आई दोनों तरफ से प्लस आई हो रहा है, चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ने का मतलब है रिएक्टिव, लेस स्टेबल, लेस एसिडिक। यहाँ पर एक बार तो प्लस आई होगा, लेकिन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड माइनस आई करता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन रिंग अपने आप में माइनस आई ग्रुप है, तो कुछ हद तक तो कम करेगा ना। यहाँ तो दोनों ही नाश कर रहे थे, यहाँ कम से कम बेचारा एक तो कम करेगा। और यहाँ पर दोनों बार माइनस आई होने जा रहा है, माइनस आई का मतलब चार्ज कम हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, ज्यादा एसिडिक, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड से, और सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए ये बात हो गई। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का दायरा बहुत छोटा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि एक बहुत वीक इफेक्ट माना जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ज्यादा वीक इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर टाइटली बॉन्डेड बिटवीन टू एटम। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर टाइटली बॉन्डेड है तो वो आसानी से मूव नहीं करते, इसलिए बहुत वीक इफेक्ट आता है। तो इंडक्टिव की जो प्रायोरिटी होगी वो बहुत कम होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी तरह से हम इलेक्ट्रोमेरिक को भी कवर करेंगे, एरोमेटिसिटी को कवर करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जब आप सभी इफेक्ट को कंपेयर करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी बहुत कम आएगी, सबसे वीक इफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट का मतलब है इसमें जो चार्ज की शिफ्टिंग है वो अपने आप होगी, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। इसको चार्ज अपने आप ही एक एटम से दूसरे एटम की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, और दूसरा एक वीक इफेक्ट है। इसकी प्रायोरिटी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के मुकाबले में सबसे कम होगी। सो वैसे तो अभी हम इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस भी ले सकते हैं, लेकिन अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो केवल इंडक्टिव पे डिपेंड ना करके वो हाइड्रेशन फैक्टर पे और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें रेजोनेंस का भी अच्छा खासा रोल होगा। तो इसीलिए मैं अभी इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जहां तक मैं मैक्सिमम इंडक्टिव को ले सकता था वो एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट हम मिलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के लिए। और रेजोनेंस इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टॉपिक, जो कि मैं कहूंगा बैकबोन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासतौर से जीओसी की। तो उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से उसको समझना है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक ही हमें हार्ड लगता है जब तक कि वो हमें समझ में नहीं आता। एक बार वो समझ में आ जाता है तो बस फिर उस कॉन्सेप्ट को पता चल जाती है अपनी औकात। तो डियर स्टूडेंट तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।